हेलो दोस्तों, वर्ल्ड वेल्थ वाइज में आपका स्वागत है। आज हम सेक्शन 8 ऑफ CGST एक्ट 2017 के बारे में बात करेंगे। ये जो सेक्शन है ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाईज के बारे में बात करता है जीएसटी के अंदर। वैसे तो ये एक छोटा सा सेक्शन है, बट इसका इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब हम रिटेल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो रिटेल इंडस्ट्री में खासकर हम जानेंगे कैसे। मैं आपको पहले तो ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट में प्रोविज़न की बात करेंगे, सेक्शन 8 क्या बोलता है, फिर उसका इम्प्लीकेशंस जानेंगे खासकर रिटेल इंडस्ट्री में और अदर सेक्टर्स में भी है, बट रिटेल में मैं ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ माई रियल experiences what I had. Let me tell you in one line that I have been working in this field. It's been 15 years in accounts, audit, and taxation. So since GST came from 2017, I'm very much into GST. So let's come back to the topic and हाँ, तो हम फिर चैलेंजेस जो भी हैं इसके अंदर जब हम सेल्स स्कीम डिसाइड करना चाहते हैं तो उस समय पे हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और इम्पोर्टेंस ऑफ आईटीसी रिवर्सल उसकी भी बात करेंगे। क्योंकि क्या है कि इस सेक्शन की वजह से बहुत सारी नोटिसेस जो है रिटेल इंडस्ट्री में, चाहे वो छोटे बिजनेस हों या बड़े बिजनेस हों, उन सबको आ रही हैं। और ख़ासकर क्या होता है कि जो ये गिफ्ट्स ऑफ़र करते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स देते हैं या सप्लीमेंट्री जो भी ये प्रोडक्ट्स दे रहे हैं अपने मेन प्रोडक्ट की सेल को इंसेंटिवाइज करने के लिए, तो इनकी जो प्लानिंग है, जो प्लानिंग बेस लेवल पे होनी चाहिए, वो थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है एंड दैट इज़ नॉट अलाइनिंग विद द प्रोविजंस। सो इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस हो रहे हैं at the time of hearing and whenever the notices came from the GST department, so they are not able to reply in a proper way. So मैं आपको जो भी बताऊंगा आज वो मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मेरे पर्सनल थॉट्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि सेक्शन 8 में कंपोजिट और मिक्स सप्लाई जो भी गवर्नमेंट ने प्रोविज़न बनाए हैं इसका मतलब क्या है और ये हमें किस तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं हमारे बिजनेसेस में। तो कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, कभी कभी क्या होता है कि जब आप अगर आप सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो उस प्रोडक्ट का जो भी रेट होगा जीएसटी के अंदर में वो आपको लगाना है और अपने कस्टमर से चार्ज करना है और गवर्नमेंट को भर देना है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आप अपने मेन प्रोडक्ट के साथ में कुछ सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट दे रहे हैं या फिर कुछ सप्लीमेंट्री सर्विसेज दे रहे हैं, तो जब आप कॉम्बो प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपकी प्लानिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए और वो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। जो भी आपको सेक्शन 8 फ्रीडम देता है आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए और डॉक्यूमेंटेशन रखिए। ऑन द फेस ऑफ इनवॉइस इट शुड रिफ्लेक्ट दैट यू आर फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल्स, like which is totally in consonance with the provisions of the act इन ए कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। अब कंपोजिट सप्लाई यानी क्या होता है कि सपोज मैं जो मेरा मेन प्रोडक्ट है उसके साथ में अगर मैं कोई प्रोडक्ट दे रहा हूँ अपने गुड्स को, गुड्स की जो मेन प्रोडक्ट के सेल को इंसेंटिवाइज करना है मुझे, क्योंकि सेल्स बढ़ाना है मुझे, बूस्ट करना है। तो आजकल लुक्रेटिव जो भी मेथड्स हैं वो बिजनेसेस अपनाते हैं। तो कंपोजिट क्या होता है, जो नेचुरली बंडल्ड होते हैं, जो गुड्स नेचुरली, जैसे मोबाइल के साथ में चार्जर, जब भी हम मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ में चार्जर मिलता है हमें, तो इसे नेचुरली बंडल्ड बोलेंगे। बिना चार्जर मोबाइल को ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके के जैसे हम देखते हैं कि कहीं पर भी जो नेचुरली बंडल्ड हो, यानी अगर आप मेन प्रोडक्ट का नाम लेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट साथ में आपके दिमाग में आ ही जाएगा कि नहीं भाई ये है। अदरवाइज आप मिक्स सप्लाई बोलिए, जैसे हैम्पर हो गए,
आप बुके खरीदते हैं या फिर कुछ और चीज़ें आप खरीद रहे हैं जहाँ पे मिक्स्ड है, कुछ चॉकलेट्स है, फ्लावर्स है, ये है, तो उसमें जो मेन प्रोडक्ट होगा, यानी मत नॉट नॉट मेन प्रोडक्ट, दी प्रोडक्ट विच इज़ कैरिंग दी हायर रेट अंडर जीएसटी, तो उसके हिसाब से आपको मिक्स सप्लाई में आ, आ, आपको जीएसटी रेट जो है वो लगा देना है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, आपको ये मानना पड़ेगा। तो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में आपको इनवॉइस पहले तो आप क्लासिफाई कर दीजिए सबसे पहले कि आपका प्रोडक्ट कंपोजिट सप्लाई में आ रहा है या मिक्स सप्लाई में आ रहा है। आगे हम चल के एग्जांपल भी देखेंगे सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर इनटू योर माइंड। सो फिर उसके बाद क्या करना है, ऑन द फेस ऑफ इनवॉइस आपको एक वन लाइन में मेंशन करना है जो भी आपको मेंशन करना है। आप कभी ध्यान से देखेंगे कि जो भी अमेज़ॉन के इनवॉइसेस, अगर आप कोई अमेज़ॉन से मोबाइल खरीदते हैं तो जब उसमें जो भी सेलर होता है, जो सेलर है वो कैसे प्रोडक्ट को दिखाता है, वो मोबाइल लिखता है प्लस चार्जर लिखता है प्लस अदर एक्सेसरीज लिखता है, लेकिन वो एक ही लाइन में जो भी है आपको बिलिंग करके देता है वो। ठीक है, अब आ जाते हैं खासकर कंपोजिट सप्लाई में। जब एग्जांपल जो मैंने आपको बोला, सेलिंग अ मोबाइल फोन विद अ चार्जर टैग्ड एज अ मोबाइल फोन, करेक्ट। अगर एक दूसरा एग्जांपल उठाएंगे, सपोज यू आर प्रोवाइडिंग अ teaching lectures via pen drive, so tagged as educational content because here we are selling our teaching services, not the pen drive. Pen drive is just a medium wherein we are influxed our all the videos or the lectures so that it will uh, properly reach to our customer or our students. सो दैट्स द मेन मोटो। तो यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल रेट होगा ना उसका टैक्स लगेगा कंपोजिट में। प्रिंसिपल प्रोडक्ट का जो भी रेट होगा उसके हिसाब से आपको टैक्स रेट लगा देना है। अब मिक्स सप्लाईज में आते हैं। मिक्स सप्लाईज क्या होता है, नॉर्मली गिफ्ट हैम्पर्स हैं कंटेनिंग चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ड्राई फ्रूट्स, तो टैक्स एट द हायर एप्लीकेबल रेट अमॉन्ग देम। समझ गए आप, जो भी हायर एप्लीकेबल रेट होगा वो लगाना है हमें। ठीक है, अब आते हैं कि चैलेंजेस क्या होता है। चैलेंजेस कब होती है कि नॉर्मली जब फेस्टिव सीजन्स आते हैं तो रिटेल इंडस्ट्री में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, तो उनको ये बोलना है कि भाई हम लैपटॉप के साथ में हम आपको बैग फ्री दे रहे हैं, लैपटॉप के साथ में हम आपको कोई भी 500 के प्रोडक्ट्स फ्री दे देंगे। तो इस तरीके से लोग आते हैं कि भाई तुम ये प्रोडक्ट खरीदो और जो भी यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं इसमें से कोई भी आप चूज़ कर लो, बट वो 500 का होना चाहिए, 1000 रुपीज़ का होना चाहिए, कुछ भी आप एक कैप लगा के ऐसे बेचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल उठाते हैं। सपोज आप लैपटॉप के साथ में बैग दे रहे हैं, तो पहले तो ये आप क्लासीफाई कीजिए। पहला स्टेप, ये मिक्स्ड है या फिर ये कंपोजिट है। तो आपको सबसे पहले एक ही थंब रूल याद रखना है, नेचुरली बंडल्ड है क्या, नहीं। अगर मैं बोलूँ बैग को मैं अलग से खरीद सकता हूँ, लैपटॉप को मैं अलग से खरीद सकता हूँ, तो नेचुरली बंडल्ड तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये मिक्स्ड सप्लाई हुआ, और मिक्स्ड सप्लाई हुआ तो जो भी आपका हायर रेट होगा वो आपको अप्लाई करना है। और आपको ऑन द फेस ऑफ इनवॉइस कैसे दिखाना है, आपको एक ही लाइन में लिखना है, आपको लैपटॉप लिखना है प्लस चार्ज, लैपटॉप लिखना है प्लस लैपटॉप बैग या फिर एनी अदर एक्सेसरीज जो भी आप कर रहे हैं वो लिख के आपको जो भी अमाउंट है एक अमाउंट लिख के और उसके ऊपर आपको टैक्स भर देना है। नॉर्मली लोग करते क्या हैं मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। लोग ये करते हैं कि ऊपर लिख देते हैं लैपटॉप, नीचे लिखते हैं बैग और उसमें ज़ीरो लिख देते हैं, ज़ीरो लिख देते हैं। मतलब वो ये बोलते हैं कि हम लैपटॉप के साथ में बैग को गिफ्ट दे रहे हैं या गिफ्ट प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकली चैलेंजेस फेस किए हैं उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही आप गिफ्ट बोलते हैं और आप उसको सेपरेट लाइन आइटम में लिख रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आप सेक्शन 8 तो फॉलो नहीं कर रहे हैं और आप किसी प्रोडक्ट को गिफ्ट बता रहे हैं। तो जैसे आप गिफ्ट बताते हैं यानी वो उस पर आपने कोई टैक्सेस गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो आपने जब टैक्सेस गवर्नमेंट को पे नहीं किया यानी आउटपुट जब हुआ, जब वो सेल हुआ तो उस पर आउटपुट लाइबिलिटी जनरेट नहीं हुई, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग इनपुट होगा वो प्रोपोर्शनेट रिवर्सल मांगते हैं वो। तो खासकर जो ऑफिसर्स होते हैं ना वो जानबूझ के पकड़ते हैं, उनको मालूम है
कि इनका इनवॉइस या फिर इनकी जो प्लानिंग है या फिर जो भी ये सेल कर रहे हैं ना, ये सिर्फ गिफ्ट दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं ये। तो प्रोपोर्शनल रिवर्सल करवाना चाहते हैं वो। हालांकि हमारे पास बहुत सारे केस लॉज हैं जो सपोर्ट करते हैं और बहुत से ऐसे हैं मेजरली जो अगेंस्ट में, बट मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ, अगर कोई भी चीज़ एक्ट में लिखी है ना, तो आप कहीं भी फाइट कर सकते हैं। तो आपको एक्ट को, बैर एक्ट को इंटरप्रेट करना है कि भाई इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर वो 17(5) में कवर हो जाता है किसी भी तरीके से ब्लॉक्ड क्रेडिट में, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेरे को प्लानिंग ये करनी है कि अगर अगर बिकॉज ये क्वेश्चन मेरे पास आया सामने से, जो बिजनेस ओनर थे उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप मुझे बोलते हैं कि ये लैपटॉप के साथ मैं बैग दूं, लेकिन मैं लैपटॉप के साथ बैग का कॉम्बी बनाऊं, तो मेरे को पूरे सिस्टम में कॉम्बी बनाना पड़ेगा। मैं लैपटॉप के साथ बैग दूंगा, मैं फ्रिज के साथ ये दूंगा, मैं इसके साथ वो दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इतना कॉम्बी मेरे सिस्टम में बनाना इजी टास्क नहीं है, और मैं कॉम्बी चेंज होते रहते हैं, और मैं किसी को सिर्फ 500 रुपये पे देना चाहता हूँ। तो और मैं ये भी नहीं कस्टमर को बोलना चाहता कि इसका मैं कुछ प्राइस चार्ज कर रहा हूँ या फिर मैं इसका आपसे पैसा ले रहा हूँ, नहीं तो वो खरीदेगा नहीं। तो उनको मैंने बोला, देखिए सर, आपको लॉ तो फॉलो करना है। लॉ फॉलो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो ये दो प्रोडक्ट आप बोल रहे हैं, आप मेन प्रोडक्ट लिख दीजिए लैपटॉप, और सेकंड अगर आप लैपटॉप बैग लिखते हैं, तो जो आप लैपटॉप बैग लिखेंगे वहाँ पे आपको 9 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, मतलब कुछ ना कुछ मिनिमल प्राइस लिख दीजिए। या फिर आप कोई और प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे आप, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैं बिग बाज़ार में गया और 3000 के ऊपर मैंने शॉपिंग की, तो उन्होंने मुझे शक्कर शक्कर दी, 1 किलो की, 1 kg की शक्कर की थैली दी और बोलते हैं ये फ्री है। लेकिन जब मैंने बिल में देखा, उन्होंने अलग से उसको 9 रुपीज़ का चार्ज किया। तो इससे उन्होंने क्या टैक्स प्लानिंग की कि उनको कॉम्बी बनाने से बच गए। और दूसरी चीज उन्होंने ये किया कि उस पर कुछ प्राइस डिसाइड कर दी, क्योंकि सेक्शन 15 वैल्यूएशन में प्राइसिंग तो मैं कर सकता हूँ ना, इफ वी आर अनरिलेटेड पार्टी और कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कंसिडरेशन तो मैं डिसाइड करूंगा एज ए बिजनेसमैन। तो आप कुछ मिनिमल प्राइसिंग कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप उसको कंपोजिट और इसमें बच के आप उसको सेपरेट ट्रीट कर सकते हैं, जहाँ पे आप कॉम्बी ना बना पाए। अगर जहाँ पे आप कॉम्बी बना पा रहे हैं तो वन लाइन में मेंशन कीजिए और ज़ीरो वगैरह मत लीजिए। जो मेन प्रोडक्ट है उसका वैल्यू लिखिए, टैक्स लिखिए, ताकि सब कुछ एक्सप्लिसिट हो इनवॉइस के ऊपर में, और कोई दिक्कत आपको फ्यूचर में ना आए। डिपार्टमेंट से कुछ क्वेरी आए तो आप अपना स्टैंड क्लियर कर सकें कि भाई ये मिक्स्ड सप्लाई है और ये मैंने ऐसे ऐसे किया है, और सेक्शन 8 वहाँ पे आप लेके जाके रख सकें, और सेक्शन 8 मेरे को अलाउ करता है, तो मेरा कोई भी आईटीसी रिवर्सल नहीं बनता है। लेकिन जहाँ पे आपने ये वर्डिंग यूज़ कर लिया कि ये गिफ्ट है या कॉम्प्लीमेंट्री सप्ली, आप कॉम्प्लीमेंट्री बोलिए, आपकी कॉमन पार्लेंस में, आपके बिजनेस पार्लेंस में चलेगा, बट ये डिपार्टमेंट में नहीं चलेगा। तो वहाँ के लिए आपको स्ट्रैटेजिकली प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप ये तो जैसे मैंने फ्री गिफ्ट जब आप देते हैं प्रोडक्ट के, उसके बारे में बात की, और ख़ासकर मेरा पर्पज़ ही था उसी के बारे में बात करना, बिकॉज़ वही मेन चीज़ है। और जब आप बंडल प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट ऑफर करें, आप पहले क्लासिफाई करें दिस इज मिक्स्ड और दिस इज कंपोजिट, और दोनों ही सूरतों में आपको एक लाइन दिखाना है इनवॉइस पे, एक रेट चार्ज करना है। अगर मिक्स्ड है तो जो भी बड़ा रेट होगा, यानी जो भी हायर रेट का प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से, अगर कंपोजिट है तो प्रिंसिपल सप्लाई यानी टीचिंग सर्विस है तो टीचिंग, जो आपका मेन कंटेंट है और मेन सर्विस है, तो टीचिंग के हिसाब से आपको रेट लग जाएगा। ठीक है। तो अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ आईटीसी रिवर्सल, जो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, बिकॉज आईटीसी रिवर्सल का क्वेश्चन डिपार्टमेंट उठाता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर रिटेल इंडस्ट्री में कोई जायंट प्लेयर है और उसके क्रोर्स में, अगर उसके 3000 करोड़ 4000 करोड़ के टर्नओवर है, और उसके अंदर, बिकॉज क्या होता है, ये डायरेक्टली सेल से रिलेटेड चीज़ है,
और वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपको इनवॉइस लेवल पे ही एकदम प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा और अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखना पड़ेगा। अगर आप सेक्शन 8 फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, और उसका ये रीज़न है। और आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आउटपुट सप्लाई है, आप उस पे सेपरेट लाइन आइटम में एक वैल्यू आपने डिसाइड की है, जो भी प्रॉपर उस प्रोडक्ट का रेट है उसके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लानिंग होनी चाहिए। तो इस वीडियो से मैं आपको सिर्फ 3 बातें बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट स्टेप है आपका एक्यूरेट क्लासिफिकेशन, सेकंड स्टेप है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी आपको क्या किस तरीके से कॉम्बी बनाना है या विदाउट कॉम्बी ऑफर करना है, अलग अलग दिखाना है, एक लाइन दिखाना है, क्या करना है। और दूसरा आईटीसी रिवर्सल ना बने वो ट्राई कीजिए। अदरवाइज क्या होता है कि जब आप अलग लाइन आइटम और ज़ीरो रेट में सेल कर देते हैं या गिफ्ट प्रोडक्ट लिख देते हैं इनवॉइस पे या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट लिख देते हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि जब भी आपको डिपार्टमेंट से क्वेरी आएगी, प्रोपोर्शनेट रिवर्सल बोला जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट होता है उसके बाद में उससे कोरिलेट करना कि इसका क्या रिलेटेड परचेजेस है या फिर क्या हमने आईटीसी लिया हुआ है, फिर वो प्रोपोर्शनेट में आपका नुकसान हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसा मैंने पहले कहा, ये मेरे थॉट्स हैं, मैं कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। मेरा सिर्फ ये था कि इस पॉइंट को मुझे उठाना है सो दैट जो भी लोग जीएसटी में हैं या फिर रिटेल इंडस्ट्री में हैं या बिजनेसेस हैं, खासकर जो बिजनेस ओनर्स हैं, वो समझ पाएँ कि जीएसटी को समझना और उसको अप्लाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि आज जीएसटी में सिर्फ 90% जो केसेस हैं जो कोर्ट तक जा रहे हैं उस सब में आईटीसी इन्वॉल्व है। समझ गया आप? तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में जो भी आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर आपने कभी फेस किया होगा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, प्लीज़ आप मेंशन कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।